नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। रमाकांत सिंह बनाम झारखंड राज्य। ये फैसला आया 7 नवंबर 2023 को। हमारे पास फैसले का टेक्स्ट भी है जी। देखिए, कई बार ना कोर्ट के फैसले सीधे होते हैं, दोषी है या नहीं है, पर कभी कभी जैसे इस केस में हुआ, पूरा मामला किसी कानूनी प्रक्रिया के बहुत बारीक नुक्ते पर अटक जाता है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक पहलू कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रक्रिया वाले पहलू को समझें। ये सिर्फ केस की समरी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि लीगल सिस्टम काम कैसे करता है और कभी-कभी कैसे अप्रत्याशित सवाल खड़े हो जाते हैं इसमें। सही बात है। ये प्रोसीजरल बारीकियां ही अक्सर केस का रुख तय कर देती हैं। तो चलिए इस कानूनी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत होती है करीब 20 साल पहले। एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जी। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड। मामला शुरू हुआ 11 नवंबर 2003 को। एक एफआईआर दर्ज कराई धनंजय सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो अब खैर इस दुनिया में नहीं है। इसमें आरोप काफी गंभीर थे। आईपीसी की धारा 326 यानी गंभीर चोट, 307 यानी हत्या की कोशिश, 34 यानी कॉमन इंटेंशन, बाद में 302 यानी हत्या भी जुड़ी, और साथ में आर्म्स एक्ट की धारा 27 भी थी। हाँ, मतलब मारपीट, जानलेवा हमला, हत्या और अवैध हथियार, ये सब आरोप थे। मुख्य आरोपी का नाम था गुप्तेश्वर सिंह जी। और एफआईआर में रमाकांत सिंह और कुछ और लोग जो इस केस में अब अपील करता है, उनका नाम भी था। जी। पर उन पर आरोप ये था कि वो बस वारदात की जगह पर मौजूद थे। मतलब मेन रोल गुप्तेश्वर सिंह का बताया गया था एफआईआर में। हाँ, प्राइमरी अक्यूज्ड गुप्तेश्वर सिंह थे और बाकी लोगों पर एक तरह से साथ होने का आरोप था। फिर पुलिस जांच शुरू हुई होगी। हाँ, और फिर जांच में कुछ कह सकते हैं उतार चढ़ाव आए। पहले तो जनवरी 2005 में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट मतलब पुलिस को लगा कि हाँ, केस बनता है सबके खिलाफ। जी। लेकिन फिर लगभग 2 साल बाद नवंबर 2006 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम साहब ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी को? अच्छा, मतलब पुलिस की जांच से आगे बढ़कर सीआईडी जांच हुई। क्यों, कोई खास वजह? शायद मामले की संवेदनशीलता या हो सकता है कुछ जटिलता दिखी हो। कारण तो फैसले में स्पष्ट नहीं है, पर जांच सीआईडी के पास चली गई। ठीक है, फिर सीआईडी ने क्या पाया? सीआईडी ने अपनी जांच पूरी की और मार्च 2009 में, मतलब करीब 2.5-3 साल बाद, अपनी फाइनल रिपोर्ट या कह लें चार्जशीट दी। और यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आया। क्या? सीआईडी ने कहा कि उनकी जांच में रमाकांत सिंह और जो दूसरे अपील करता थे, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अरे, मतलब सीआईडी की नजर में सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह ही आरोपी थे? हाँ, सीआईडी की रिपोर्ट के हिसाब से तो यही था। उन्होंने बाकी लोगों के खिलाफ सबूत नहीं पाए। अच्छा, तो सीआईडी ने अपीलकर्ताओं को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। फिर सीजीएम ने क्या किया? सीआईडी की बात मानी? हाँ, देखिए, शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। 9 अप्रैल 2009 को सीजीएम ने सीआईडी की इसी रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस। कोर्ट ने माना कि केस चलाने लायक है। बिल्कुल, लेकिन और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सीजीएम ने संज्ञान लिया सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ। सिर्फ एक के खिलाफ? हाँ, आईपीसी 302, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत। जो अपील करता थे रमाकांत सिंह और अन्य, उनका नाम इस संज्ञान वाले आदेश में नहीं था। क्यों? क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट में उनके खिलाफ सबूत नहीं बताए गए थे। तो सीजीएम ने उस वक्त सीआईडी की रिपोर्ट को आधार बनाया। तो अपीलकर्ताओं के लिए तो ये बड़ी राहत की बात रही होगी उस वक्त। मामला खत्म उनके लिए? नहीं, खत्म कहाँ। यही तो कहानी में एक और पेंच आया। अच्छा, क्या हुआ फिर? जो मूल शिकायत करता थे धनंजय सिंह, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके पिता सामने आए। उन्होंने अदालत में एक विरोध याचिका दायर कर दी, प्रोटेस्ट पिटीशन। विरोध याचिका, ये क्या होती है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब पुलिस जांच के बाद कहती है कि किसी के खिलाफ केस नहीं बनता, मान लीजिए क्लोजर रिपोर्ट देती है या चार्जशीट में किसी का नाम छोड़ देती है, तो जो पीड़ित पक्ष है या शिकायत करता है, वो अदालत में जाकर कह सकता है कि जी, हम पुलिस जांच से सहमत नहीं हैं, हमारी नजर में केस बनता है, आप इस मामले को देखिए। अच्छा, इसी को विरोध याचिका कहते हैं। और फिर अदालत उस याचिका को एक तरह की नई शिकायत मानकर उस पर आगे कार्रवाई कर सकती है, जैसे गवाहों को सुनना, सबूत देखना वगैरह। समझ गई। तो इस केस में शिकायतकर्ता के पिता ने विरोध याचिका दायर की और उसमें क्या कहा उन्होंने? उन्होंने 2 मुख्य बातें कही। पहली तो ये कि सीआईडी ने अपीलकर्ताओं मतलब रमाकांत सिंह वगैरह से मिलीभगत कर ली है, उन्हें बचा लिया है, जांच ठीक से नहीं हुई। अच्छा, सीआईडी पर ही आरोप लगा दिया। हाँ,
और दूसरी, और ये ज्यादा अहम है इस केस के लिए, उन्होंने सीजेएम के 9 अप्रैल 2009 वाले आदेश पर यह आपत्ति जता दी। कौन सा आदेश? वो जिसमें सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह का नाम था? हाँ, वही वाला। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया गया और अपीलकर्ताओं को छोड़ दिया गया। अरे, मतलब उन्होंने सीधे जज साहब के पिछले आदेश को ही चुनौती दे दी उसी कोर्ट में। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल अजीब भी है, और यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा कानूनी सवाल छिपा है। इसी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में फैसला दिया है। तो हुआ क्या फिर? सीजेएम ने क्या किया इस विरोध याचिका का? हुआ यह कि सीजेएम ने इस विरोध याचिका पर सुनवाई की और फिर 3 नवंबर 2009 को एक नया आदेश जारी कर दिया। नया आदेश? हाँ, और इस नए आदेश में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपीलकर्ताओं यानी रमाकांत सिंह और अन्य के खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में संज्ञान ले लिया जिनमें पहले सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह का नाम था। क्या मतलब अप्रैल में कहा कि इनके खिलाफ केस नहीं बनता, सबूत नहीं है सीआईडी के मुताबिक, और नवंबर में उसी जज ने उसी केस में उन्हीं लोगों के खिलाफ संज्ञान ले लिया? जी हाँ। ये कैसे हो गया? किस आधार पर? उसी विरोध याचिका के आधार पर। लेकिन ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, यही वो 3 नवंबर 2009 का आदेश था जिसने पूरे मामले को कम से कम अपीलकर्ताओं के लिए पूरी तरह से पलट दिया और उलझा दिया। और इसी आदेश को फिर अपीलकर्ताओं ने चुनौती दी। कहाँ चुनौती दी? हाई कोर्ट में? हाँ, वो पहले झारखंड हाई कोर्ट गए। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल किया। ये धारा हाईकोर्ट को एक तरह की इनहेरेंट पावर देती है कि अगर निचली अदालत की किसी कार्रवाई से न्याय का हनन हो रहा हो या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग लग रहा हो तो वो हस्तक्षेप कर सकती है। तो अपीलकर्ताओं ने कहा कि ये जो दूसरा आदेश है नवंबर वाला, ये गलत है, प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बिल्कुल, उनकी दलील यही थी। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? क्या उन्हें अपीलकर्ताओं की बात सही लगी? नहीं, हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2023 को, यानी काफी समय बाद, उनकी याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? क्यों? हाईकोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने और काफी चर्चित मामले को, नूपुर तलवार बनाम सीबीआई, जो 2012 का केस है। नूपुर तलवार केस, हाँ, वो आरुषि हत्याकांड से जुड़ा मामला था, बहुत चर्चा में रहा था। जी हाँ, वही। तो हाईकोर्ट का मानना था कि नूपुर तलवार केस में जो सिद्धांत तय हुए हैं उनके अनुसार मजिस्ट्रेट विरोध याचिका पर संज्ञान ले सकता है, भले ही जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दी हो या किसी को छोड़ा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आखिर में हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया है इस केस में। हाँ, तो क्यों? क्या नूपुर तलवार केस यहाँ लागू नहीं होता था? क्या फर्क था? सही पकड़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाईकोर्ट ने नूपुर तलवार केस के फैसले को यहाँ गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, मिसअप्लाई किया है। देखिए, दोनों मामलों की जो स्थिति थी, जो फैक्ट्स थे, वो बहुत अलग थे। कैसे अलग थे? और नूपुर तलवार केस में मूल सवाल ये था कि अगर पुलिस या सीबीआई कहती है कि हमारी जांच के हिसाब से कोई केस नहीं बनता, मतलब क्लोजर रिपोर्ट देती है, तो क्या मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को नामंजूर करके उसी रिपोर्ट और केस डायरी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, ले सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट जांच एजेंसी के निष्कर्ष से बंधा नहीं है, वो अपना दिमाग लगा सकता है और अगर उसे लगता है कि रिपोर्ट में ही संज्ञान लेने लायक सामग्री है तो वो सीआरपीसी की धारा 190(1)(b) के तहत संज्ञान ले सकता है। ठीक है, ये नूपुर तलवार केस की बात हुई। हाँ। अब इस वाले केस में, रमाकांत सिंह वाले में, क्या अलग था? यहाँ स्थिति एकदम उलट थी। यहाँ जो विरोध याचिका दायर हुई थी वो सीआईडी की रिपोर्ट के खिलाफ उतनी नहीं थी। अच्छा। जितनी कि वो मैजिस्ट्रेट के पहले से दिए गए संज्ञान आदेश, जो 9 अप्रैल 2009 का था, के खिलाफ थी। ओह, मतलब याचिकाकर्ता इस बात से नाराज थे कि मजिस्ट्रेट ने सिर्फ एक आदमी के खिलाफ संज्ञान क्यों लिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल, उनका मुख्य ऐतराज मजिस्ट्रेट के पहले वाले एक्शन पर था, न कि सिर्फ सीआईडी की रिपोर्ट पर। अच्छा, तो फर्क ये है कि एक जगह विरोध था पुलिस की रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष के खिलाफ, और यहाँ विरोध था जज के ही पिछले न्यायिक आदेश के खिलाफ। सटीक। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब प्रक्रियात्मक लिहाज से बहुत बड़ा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, विरोध याचिका का मकसद होता है जांच एजेंसी के काम पर उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाना। ये पीड़ित पक्ष का अधिकार है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के एक न्यायिक आदेश, जुडिशियल ऑर्डर पर सवाल उठाने का तरीका नहीं है, कम से कम उसी कोर्ट में तो नहीं। और जब सीजीएम ने 9 अप्रैल 2009 को सीआईडी रिपोर्ट और बाकी सामग्री देखकर सोच समझकर एक आदेश पारित कर दिया था कि सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह पर केस बनता है,
तो फिर उसी सीजीएम के पास ये कानूनी शक्ति नहीं थी कि वो बाद में उसी मामले में दायर एक विरोध याचिका के आधार पर अपने ही उस पहले वाले आदेश को बदल दे या उसकी समीक्षा रिव्यू कर दे। मतलब एक बार फैसला दे दिया संज्ञान लेने का, तो उसे आप खुद ही पलट नहीं सकते, कम से कम इस तरह तो नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। ये जो 3 नवंबर 2009 का आदेश था, जिसमें अपीलकर्ताओं को भी शामिल कर लिया गया, वो असल में 9 अप्रैल 2009 के आदेश का संशोधन, मॉडिफिकेशन या रिव्यू ही था। और कानूनन मजिस्ट्रेट अपने आदेश का रिव्यू नहीं कर सकता? सामान्यतः नहीं। सीआरपीसी में रिव्यू की पावर मजिस्ट्रेट को नहीं दी गई है, सिवाय कुछ बहुत ही सीमित परिस्थितियों के, जैसे कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल एरर हो। लेकिन मेरिट पर अपने आदेश को बदलना वो पावर नहीं है। ये पावर आमतौर पर ऊपरी अदालतों जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, अपील में या रिवीजन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीएम ने 3 नवंबर 2009 को जो आदेश दिया वो अपनी शक्तियों से बाहर जाकर दिया, मतलब वो प्रक्रिया के हिसाब से टिकने लायक नहीं था। बिल्कुल। और हाई कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कानूनी नुक्ते को नजरअंदाज कर दिया। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने नूपुर तलवार केस का हवाला तो दिया, लेकिन वो ये देखना भूल गए कि यहां विरोध याचिका का असली निशाना क्या था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध याचिका मिलने पर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 200 शिकायतकर्ता का बयान लेना और 202 जांच या इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना के तहत कार्रवाई कर सकता है। हाँ, ये तो आपने बताया था कि विरोध याचिका को नई शिकायत मान सकते हैं। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तब लागू होता है जब विरोध याचिका मूलतः जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के खिलाफ हो और उसे एक स्वतंत्र शिकायत के तौर पर देखा जा रहा हो। यहां तो याचिका सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के पिछले आदेश पर ही सवाल उठा रही थी और उसी को बदलवाना चाह रही थी। ये धारा 200, 202 का मामला नहीं बनता था। ये तो वाकई कानूनी प्रक्रिया की काफी बारीक और पेचीदा बात है। जी हाँ, ये प्रोसीजरल लॉ के बारीकियां हैं। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या रहा? अपीलकर्ताओं को राहत मिली या नहीं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की अपील मंजूर कर ली, स्वीकार कर ली, और उन्होंने कई बातें बहुत साफ साफ कही अपने फैसले में। क्या क्या कहा? पहला, झारखंड हाईकोर्ट का वो जो 20 मार्च 2023 का फैसला था, जिसने अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज की थी, उसे रद्द कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया। ठीक है। दूसरा और सबसे अहम, सीजेएम का वो 3 नवंबर 2009 वाला आदेश, जिसके जरिए अपीलकर्ताओं रमाकांत सिंह और अन्य पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ था, उसे भी रद्द कर दिया गया, कॉस्ट कर दिया। अच्छा, तो वो आदेश ही खत्म हो गया। हाँ, और तीसरा, सीजेएम का जो मूल आदेश था 9 अप्रैल 2009 वाला, जिसमें सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ संज्ञान लिया गया था, उसे बहाल कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया। यानी स्थिति वापस वहीं पहुंच गई जहां 3 नवंबर 2009 से पहले थी। बिल्कुल, कि सिर्फ गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ मामला चलेगा, कम से कम उस आदेश के तहत। तो अपीलकर्ताओं के खिलाफ उस आदेश से कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, उस आदेश के तहत नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बहुत स्पष्ट की। क्या? उन्होंने कहा कि हमारे इस फैसले का ये मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमने ये तय कर दिया है कि अपीलकर्ता निर्दोष हैं या वो अपराध में शामिल नहीं थे। अच्छा, मतलब मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ये देखा है कि जिस प्रक्रिया से, जिस तरीके से अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया गया था 3 नवंबर 2009 को, वो तरीका कानूनन सही नहीं था, इसलिए हम उस आदेश को रद्द कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और उन्होंने ये भी इशारा दिया, बल्कि कहा ही कि अगर भविष्य में मान लीजिए गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ जो ट्रायल चलेगा, उसमें कोई ऐसे सबूत सामने आते हैं जिनसे लगता है कि अपीलकर्ता भी शामिल हो सकते हैं, हाँ, तो निचले अदालत कानून के तहत उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे क्या कदम? जैसे सीआरपीसी में एक धारा है 319, वो कोर्ट को ये शक्ति देती है कि अगर ट्रायल के दौरान सबूतों से किसी और व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है जो पहले आरोपी नहीं था, तो कोर्ट उसे भी समन करके आरोपी बना सकती है। ओह, अच्छा, तो वो रास्ता अभी भी खुला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ये फैसला धारा 319 के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाता। अगर भविष्य में वैसे सबूत मिलते हैं तो वो संभावना बनी हुई है। समझ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स पर, यानी असल में अपराध हुआ या नहीं और उसमें कौन शामिल था, इस पर कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये बताया कि जिस तरीके से अपीलकर्ताओं को दोबारा मामले में घसीटा गया था, वो तरीका गलत था, प्रक्रिया गलत थी। सटीक। ये पूरा मामला कानून की प्रक्रिया की शुद्धता यानी प्रोसीजरल प्रोप्राइटी के बारे में था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें जो हमने अभी की, तो मोटी बात क्या समझ में आई? क्या टेक अवे है? देखिए, मोटी बात यह है कि हमारी न्याय प्रणाली में हर स्तर पर शक्तियों का एक बंटवारा है और कुछ प्रक्रियाएं तय हैं जिनका पालन करना जरूरी है।
एक मजिस्ट्रेट जब संज्ञान लेने जैसा महत्वपूर्ण न्यायिक काम करता है, मतलब जब वो तय करता है कि किसी के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो वो एक तरह का फैसला होता है। हाँ। उस फैसले से अगर किसी को असहमति है तो उसके लिए अपील या रिवीजन का रास्ता है जो ऊपरी अदालतों में जाता है। हाँ। लेकिन आमतौर पे वही मजिस्ट्रेट जिसने वो आदेश दिया है वो अपनी ही उस आदेश को उसी मामले में बाद में दायर किसी विरोध याचिका के आधार पर खुद ही बदल नहीं सकता या उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। ये एक तरह का न्यायिक अनुशासन हुआ। बिल्कुल। जुडिशियल डिसिप्लिन और प्रोसीजरल स्टेबिलिटी यानी प्रक्रियात्मक स्थिरता के लिए जरूरी है। मतलब एक तरह का चेक इन बैलेंस है सिस्टम में, ताकि ऐसा ना हो कि आज एक फैसला दिया, कल किसी के कहने पर या विरोध करने पर उसे बदल दिया। इससे तो फिर फैसलों की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। सही कहा आपने। इससे अदालती कार्रवाई में एक तरह की निश्चितता, एक फाइनलिटी बनी रहती है, कम से कम उस स्तर पर। और अदालतों पर, सिस्टम पर भरोसा भी बना रहता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत यही सुनिश्चित करता है कि न्यायिक विवेक का इस्तेमाल सोच समझकर हो और एक बार आदेश हो जाने के बाद उसे हल्के में या मनमाने ढंग से ना बदला जाए। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए भी छोड़ जाते हम सबके लिए। जी। ये जो नियम है कि मजिस्ट्रेट अपने संज्ञान आदेश को रिव्यू नहीं कर सकता, ये प्रक्रियात्मक स्थिरता तो लाता है जैसा आपने बताया। जी। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? सोचिए, अगर मान लीजिए पहली बार संज्ञान लेते समय वाकई कोई गंभीर गलती हो गई थी मैजिस्ट्रेट से, या कोई बहुत जरूरी तथ्य नजरअंदाज हो गया था जिसे शायद वो विरोध याचिका सामने ला रही थी। ये एक अहम सवाल है। तो क्या ये नियम कि आप रिव्यू नहीं कर सकते, उस गलती को जल्दी से उसी स्तर पर सुधारने में एक तरह की रुकावट बन सकता है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और ये अक्सर प्रक्रियात्मक कानूनों के साथ दुविधा रहती है। हर नियम का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना होता है, लेकिन कभी-कभी कोई नियम किसी खास स्थिति में कठोर भी लग सकता है या अन्यायपूर्ण भी लग सकता है। ये हमेशा एक संतुलन बनाने की बात होती है। किसके बीच? एक तरफ प्रक्रिया की निश्चितता, स्थिरता और फाइनलिटी के बीच, और दूसरी तरफ गलती को सुधारने की जरूरत और लचीलेपन के बीच। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था, जहां संज्ञान के बाद उसी मैजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्विचार की गुंजाइश बहुत सीमित है, वो निष्पक्षता, सटीकता और मामलों के जल्दी निपटारे, इन सभी जरूरतों के बीच एक सही तालमेल बिठा पाती है, या इसमें किसी और सुधार की गुंजाइश है ताकि प्रक्रिया की पवित्रता भी बनी रहे और अगर कोई साफ गलती हुई है तो उसे सुधारने का रास्ता भी ज्यादा मुश्किल ना हो? इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। ये कानूनी व्यवस्था में हमेशा चलने वाला एक मंथन है।